आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस दौर की जब एक गुलाम सुल्तान बना और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक चलने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो 300 साल तक चला, आखिर वो पैदा कैसे होता है। बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के अंदर तक ले जाएगा, इसकी जड़ों तक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब कोई एक डायनेस्टी नहीं है, बल्कि ये तो 5 अलग-अलग डायनेस्टीज का एक लंबा सिलसिला था। और इसकी शुरुआत होती है 1206 में गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी से। और आज की हमारी कहानी बस इसी पहले और शायद सबसे जरूरी वंश के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए फिर पलटते हैं कहानी का वो पहला पन्ना, जहां से ये सब शुरू हुआ, और देखते हैं कैसे एक सल्तनत ने जन्म लिया। बात है साल 1206 की। सोचिए, नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर एक नई पावर, एक नई शक्ति उभर रही थी। नाम था दिल्ली सल्तनत, और इसने आने वाले पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सल्तनत की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ऐबक कोई राजा का बेटा नहीं था, वो एक गुलाम था। जी हाँ, एक गुलाम। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो रैंक दर रैंक ऊपर चढ़ता गया और आखिर में सुल्तान बना। और उसने अपनी पहली राजधानी लाहौर को चुना। ऐबक सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही क्लेवर रूलर भी थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत था उनका जेनरोसिटी, उनकी उदारता। उनको लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। इतना ही नहीं, उन्हें पील बख्श भी कहते थे, क्योंकि वो हाथियों तक को दान में दे देते थे। सोचिए, और ये सिर्फ दरियादिली नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मूव भी था, अपनी सत्ता को मजबूत करने का, लोगों की लॉयल्टी जीतने का एक तरीका। और आर्किटेक्चर में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे जिन्होंने इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल शुरू किया। हम जो ये गुंबद यानी डोम्स और मेहराब यानी आर्चेस देखते हैं ना, इसकी शुरुआत का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इसीलिए उन्हें इस आर्ट फॉर्म का जनक भी कहते हैं। और उनके आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी निशानी क्या है? अरे, दिल्ली की शान कुतुब मीनार। बिल्कुल, उन्होंने ही इस आइकॉनिक मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, जो आज भी दिल्ली की पहचान बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। सोचिए, वो सुल्तान था, लेकिन ऐबक ने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं बनवाए। और तो और मस्जिदों में अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा मतलब वो रॉयल सर्मन होता था, जो सुल्तान की पावर का सिंबल माना जाता था। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि उनका राज भले ही शानदार था, पर शायद वो खुद को अभी भी एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रूलर नहीं मानते थे। है ना अजीब बात? लेकिन ऐबक का राज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। साल था 1210। वो चौगान मतलब आज का पोलो खेल रहे थे, और तभी घोड़े से गिरकर उनकी अचानक मौत हो गई। बस। और इस एक घटना ने उस नई नवेली सल्तनत को एक मुश्किल, एक बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐबक के जाने के बाद जो नया रूलर आया, वो सिर्फ ऐबक का सक्सेसर नहीं था, वो था इस सल्तनत का असली आर्किटेक्ट, जिसने इसकी नींव को पत्थर की तरह मजबूत किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश की। तो ऐबक की अचानक मौत के बाद जो केओस फैला, उस मुश्किल घड़ी में सत्ता संभाली उनके दामाद इल्तुतमिश ने। और उसने न सिर्फ हालात पर काबू पाया, बल्कि सल्तनत को एक बिल्कुल नई और मजबूत डायरेक्शन दी। तो क्यों इल्तुतमिश को द रियल फाउंडर कहा जाता है? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। उसने स्टेप बाय स्टेप सल्तनत के पिलर्स खड़े किए। पहला काम, कैपिटल को लाहौर से दिल्ली ले आया, पावर का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया। दूसरा, उसने 40 लॉयल तुर्की नोबल्स का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहते थे, ताकि सत्ता उसके हाथ में रहे। तीसरा, उसने अपना करेंसी सिस्टम शुरू किया। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, 1229 में बगदाद के खलीफा से ऑफिशियल रिकॉग्निशन हासिल की, जिससे उसके राज को पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में लेजिटिमेसी मिल गई। और इसकी करेंसी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था। उसने सल्तनत की पहली स्टैंडर्ड करेंसी इंट्रोड्यूस की। 2 तरह के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अब देखिए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल इकोनॉमी की पहचान थे। इससे ट्रेड करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, सब कुछ कितना आसान हो गया होगा। सल्तनत अब मजबूत हो रही थी, सब ठीक चल रहा था।
लेकिन फिर आया साल 1221 और इस साल सल्तनत पर एक ऐसा खतरा मंडराया जो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा सकता था। ये खतरा था मंगोलों का। चंगेज खान, उस वक्त का सबसे बड़ा नाम, अपनी खतरनाक फौजों के साथ भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये इल्तुतमिश और उसकी नई नवेली सल्तनत के लिए एक डू और डाई सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश ने मसल पावर नहीं, ब्रेन पावर का इस्तेमाल किया। उसने मंगोलों के दुश्मन को अपनी सल्तनत में पनाह देने से साफ मना कर दिया। इससे क्या हुआ? चंगेज खान को इंडिया पर हमला करने का कोई बहाना ही नहीं मिला। बस इस एक डिप्लोमैटिक मूव ने सल्तनत को तबाही से बचा लिया और ये इल्तुतमिश की स्मार्टनेस का सबसे बड़ा सबूत था। तो हमने दो सुल्तानों की कहानी देखी, एक ने शुरुआत की, दूसरे ने उसे मजबूत बनाया। तो चलिए अब जरा इनकी कंबाइंड लेगेसी को देखते हैं कि आखिर इन्होंने मिलकर क्या छोड़ा। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो चिंगारी थे, द स्पार्क, एक विजनरी जिसने सल्तनत का सपना देखा और उसे शुरू किया, और इल्तुतमिश वो थे नींव, द फाउंडेशन, एक स्ट्रैटेजिस्ट जिसने एडमिनिस्ट्रेशन, करेंसी और डिप्लोमेसी के जरिए उस चिंगारी को एक मजबूत, हमेशा टिकने वाली इमारत में बदल दिया। तो फिर से वही सवाल, आखिर दिल्ली सल्तनत को बनाया किसने? वो विजनरी जिसने सपना देखा या फिर वो स्ट्रैटेजिस्ट जिसने उसे हकीकत बनाया? सच तो ये है कि इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाता। किसी भी ग्रेट एम्पायर को बनाने के लिए ऐबक जैसी विजनरी चिंगारी भी चाहिए, और उसे सदियों तक जिंदा रखने के लिए इल्तुतमिश जैसी सॉलिड नींव भी। और इन दोनों ने मिलकर ही वो फाउंडेशन रखी जिस पर दिल्ली सल्तनत की ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई।